जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे हँसते हुए मेरा अकेलापन जो है। ये जो एक तरह से क्या है, डायरी है। पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, बहुत सारे एग्ज़ाम में। कोई निबंध है, कोई डायरी है, कोई कहानी है। इसी तरह करके आपको याद रखने हैं कौन सा निबंध है, कौन डायरी है। ये याद रखना, हँसते हुए अकेलापन। यानी कि आप ये अनुमान लगा सकते हो कि अकेले में हँसते हुए कैसा लगता है। यानी कोई भी व्यक्ति को जो अगर दुःख है, यानी कि अकेले में हँसते हुए देखा होगा, कि अनुमान लगाना कि ये क्वेश्चन किस तरह का हो सकते हैं हिंदी में। बस और कुछ नहीं है, बस समझना है। हम अच्छी तरीके से जो है कहानी की तरह जो है ये सारे के सारे हिंदी को समझाने का प्रयास करते हैं अपने क्लास में। और इस क्लास के माध्यम से मेरा पर्पस है इस क्लास को, कि यह क्लास है सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन करने के लिए हम देते हैं। वो तो इतना जितना ऑफ़लाइन में हम खुल के बताते हैं उतना तो इसमें बताएँगे नहीं, बता नहीं पाएँगे, क्योंकि इसमें जो क्या है समय ज़्यादा लग जाते हैं और उस तरह जो है बोलने में मतलब कि बोल नहीं पाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। हम बात करें तो आज का हमारा पहला सवाल है, डायरी क्या है? तो डायरी क्या है, डायरी के बारे में बताना है। हँसते हुए मेरा अकेलापन का ये जो कहाँ क्वेश्चंस है पहले नंबर की याद रखना है। तो डायरी के बारे में हम बात करते हैं सर्वप्रथम, कि डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा है। यानी कि उसके जो दिन भर जो माने कि दैनिक जो उसने रोज़-रोज़ मतलब क्या-क्या किए हैं, पूरी जो है ज़िंदगी का ब्यौरा, एक तरह से पूरे दैनिक जीवन का जो है ब्यौरा लिखे हुए हैं, जिससे वह बड़ी ही सच्चाई के साथ लिखता है। डायरी से जहाँ हमें लेखक के समय की उथल-पुथल का पता चलता है, तो वहीं उसके निजी जीवन की कठिनाइयों का भी पता चलता है। बस यही डायरी है, ये ध्यान रखना है। तो किसी भी व्यक्ति या लेखक के जो है जीवन के दैनिक जीवन के अनुभवों का ब्यौरा, जिससे वह बड़ी ही सच्चाई के साथ लिखता है। डायरी से जहाँ हमें लेखक के समय की उथल-पुथल का पता चलता है, तो वहीं निजी जीवन के कठिनाइयों के बारे में। तो चलिए, ये है पहला क्वेश्चन का जवाब था। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लिखा है, क्वेश्चन है कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो ये क्वेश्चन वीवीआई लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। याद रखने हैं। डायरी क्या है, वो भी आपको लग सकते हैं, वीवीआई की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की डायरी के बारे में। तो डायरी की हम बात करें तो डायरी जीवन का दर्पण है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज़ द्वारा उतारते हैं। वह अपने यथार्थ को ढंग से अपने समझने योग्य शब्दों को लिखता है। यानी कि डायरी में जो अपने जीवन को उतारते हैं, जितना हो तो हम क्लास में चर्चा कर लेंगे। योग्य बातों को लिखता है। डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, दूसरों के लिए नहीं, ये ध्यान रखना है। डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं। यदि शब्दों का भंडार है तो भी उन शब्दों के लायक के भाव ही ना होते हैं। डायरी में मुक्त कास भी होता है तो सूक्ष्मता भी है। शब्दार्थ और भावार्थ के आंशिक मेल के कारण, यानी कि आंशिक मेल के कारण डायरी लिखा जाना मुश्किल है, ये याद रखना है। तो ये आज का ये क्वेश्चन था, वीवीआई था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, किस ता किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों? तो इसका जो है बात करते हैं किस तारीख की, तो बस बात करते हैं डायरी की। तो 10 मई 1978 की डायरी अतुलनीय है और यह डायरी मुझे बड़ी ही प्रभावी नज़र आती है। इस डायरी में लेखक ने अपने यथार्थ के बारे में लिखा है। उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई से अपने को रूबरू बखूबी करवाया है। उन्होंने इस डायरी में स्पष्टतः यह दिखाया है कि मनुष्य यथार्थ को जीता भी है और इसका रचयिता भी वह स्वयं ही है। इसमें उन्होंने यह बताया है कि रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से बिल्कुल भिन्न है। हालाँकि दोनों में एक तारतम्य भी है। इसमें उन्होंने संसार को यथार्थ के लेन-देन का एक नाम दिया है। वे संसार से जुड़ाव को रचनात्मक कर्म कहते हैं, जिसके न होने पर मानवता ही अधूरी है। इस डायरी की मूल बात जो बड़ी गहराई को छूती है और वह रचे हुए इतिहास का स्वतंत्र हो जाना, वह रचे हुए यथार्थों का स्वतंत्र हो जाना। बस यही, इतिहास का नहीं, यथार्थों का, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन है, डायरी के इन अंशों में मलयज की गहराई संवेदना घुली हुई है, इसे प्रमाणित करें। तो क्या है घुली हुई है इसकी संवेदना, तो इसे प्रमाणित करना है। तो या इसका आंसर की बात करते हैं, मलयज के एक बेहद ही संवेदनशील लेखक हैं। उनकी रचना
उनकी हर रचना, चाहे कविता हो, आलोचना हो या फिर डायरी, उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है। डायरी के इन अंशों में मलयज अपनी संवेदनशीलता का बखूबी परिचय देते हैं। इन डायरी के अंशों में उनकी संवेदनशीलता जगह जगह जाहिर हुई है। खेत में मेड़ पर बैठी कौओं की कतार में देखना हो या फिर अकेलापन, नेगी परिवार में मेहमानबाजी की बात हो या फिर स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय, अपने द्वारा रचे गए यथार्थ हो या फिर भोगे गए दिन, डायरी में लिखने के लिए चयनित शब्द हो या फिर सुरक्षा की भावना, उनकी संवेदनशीलता का परिचय देती है। सेब बेचने वाली लड़की की आतुरता आतुरता और उसकी ललक मलयज की संवेदनशील निगाहें ही देख पाती है। आम जीवन में होने वाले डर और दुनिया में जिजीबेशा मलयज की गहरी संवेदना की छाप छोड़ती है, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या करें। व्याख्या करें में आपको ये ध्यान रखना है, व्याख्या कर आदमी यथार्थ को जीती ही नहीं यथार्थ को रचता भी, ये VVI है। ये क्वेश्चन 2 को हमारी तरफ से जो है, हमारी तरफ से VVI हिंदी में खूब पूछे जाते हैं। ये 2 गुम लगाए हैं, ठीक है, डायरी तो कम और पूछे जाते हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। वहीं बात करते हैं प्रस्तुत पंक्ति, ये देना भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो है लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रस्तुत पंक्ति मलयज साहब द्वारा लिखित हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी से ली गई है। इतना तो लिखना ही है, बहुत ही जैसे 100% व्याख्या आए इस तरह लिखना ही है। प्रस्तुत पंक्ति में समर्थ लेखक मलयज के 10 मई 1978 की डायरी है। जीव मात्र को जीव मात्र को जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, वह इन संघर्षों को जीता है। यदि संघर्ष ना रहे तो जीवन का कोई मोल नहीं है। मनुष्य इन यथार्थों को के सहारे जीवन जीता है, वह इन यथार्थों को भोग भी करता है और भोग करने के दौरान इनकी सर्जना भी कर देता है। संघर्ष को जन्म देती है। यह कहा गया है कि गति ही जीवन है और जड़ता मृत्यु। इस प्रकार यह आदमी यथार्थ को जीता है और भोगा हुआ यथार्थ दिया हुआ यथार्थ है। हर एक अपने यथार्थ की सर्जना करता है और उसका हिस्सा दूसरे को दे देता है। इस तरह जो है यह क्रम चलता रहता है। इसलिए यथार्थ की रचना सामाजिक सत्य की सृष्टि के लिए एक नैतिक कर्म है, ये ध्यान रखने हैं। अब है क्वेश्चन, इस संसार से पैतृक एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवता अधूरी है। तो क्या करना है, हंसते हुए अकेलापन की बात करते हैं, इस आंसर की बात करें। उत्तर में दिया हुआ है कि प्रस्तुत पंक्ति मलयज लिखित हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के समय समर्थ लेखक मलयज के अनुसार मानव का संसार से जुड़ा हुआ होना निहायत जरूरी है। मानव संसार के अमानों का उपभोग करता है और उसकी सर्जना भी करता है। मानव अपने संसार का निर्माता स्वयं है, वह ही अपने संसार को जीतता है और भोगता है। संसार में शक्ति ना होने पर कोई कर्म ना करे। कर्म करना जीव मात्र के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके होने की शर्त संसार को भोगने की प्रवृत्ति है। भोगने की इच्छा कर्म का प्रधान कारक है। इस तरह संसार से पैतृक होने पर जीव मात्र रचनात्मक कर्म की ओर उत्सुक होता है। इस कर्म के बिना मानवता अधूरी है, क्योंकि इसके बिना उसकी अस्तित्व ही संशयपूर्ण है। ये याद रखना है। बाकी तो किताबी भाषा है, समझ में हम तो इसका क्वेश्चन से बार बार जो है रिवीजन होते जाएगा कहानी, क्योंकि हिंदी का जो बहुत ही ज़्यादा हमने कर चुके हैं कहानी को, और वहीं साथ साथ व्याकरण भी, हिंदी व्याकरण भी साथ साथ हम बता रहे हैं। और जो भी व्याकरण नहीं देखे हैं तो इसके वीडियो की जो है चैनल के लिंक यानी कि प्लेलिस्ट में बना हुआ है। क्लास 10 यानी कि 10 क्लास का जो हिंदी दिया हुआ है, A to Z यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल A to Z सब्जेक्ट को यानी कि विषय को शामिल किया गया है, जो कि 10 ही नहीं बल्कि इंटर के को ध्यान में रखते हुए भी ये वीडियो बनाया गया है। और जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। जो छोटा बड़ा जो व्याकरण है जो छूट गया है उसको नहीं हम ऐड कर पाए हैं, साथ साथ उसको भी इसमें सेकंड पार्ट में हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो उस तरह उस वीडियो को जो है सवा घंटे का वीडियो है। 2 से 3 दिन 4 दिन लगे, लेकिन आराम से देख लीजिए। 5 दिन लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे बाहर
हिंदी व्याकरण नहीं जाने वाले हैं, तो हम दूसरा पाठ भी लाएंगे और उससे भी बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं धरती का छंद से क्या आशय है। तो धरती का छंद से क्या आशय है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये तो उतना नहीं है लेकिन ध्यान रखने हैं। बस कहा गया है, लेखक कविता के मूड में जब डायरी लिखते हैं तो शब्द और अर्थ के माध्यम की दूरी अनिर्धारित हो जाती है। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में बदलते चले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते छोड़ते हुए। शब्द और अर्थ का जब साथ नहीं होता है तो वह आकाश होता है, जिसमें रचनाएं बिजली के फूल की तरह खिल उठती है, किंतु जब इनका साथ होता है तो वह धरती का क्षण होता है। इसमें रचनाएं जड़ पा लेती है, प्रफुटन का अधिप्रयोग पा जाती है। अतः यह कहना उचित है कि शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बता रहे हैं उसको ज़्यादा ध्यान रखने हैं। बाकी तो देखना सभी को, लेकिन ध्यान उस पर विशेष ज़्यादा रखने हैं। रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या अंतर है, संबंध है। ये भी एक कह सकते हो कि स्टार लगा सकते हो, इसमें भी ये क्वेश्चन में स्टार लगा सकते हो। हम वीवीआई कैटेगरी में नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें भी स्टार लगा सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं भोगे हुए। भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। भोगा हुआ यथार्थ क्या है, यथार्थ जो है एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक ही हिस्सा दूसरों को दे देता है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और वह भोगता है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक एक के होने से ही दूसरे का होना, और दोनों की जड़ें एक दूसरे में है और वहीं से वो अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते तथा मिटाते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है और वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है। ये वीवीआई में रख सकते हैं, ये ध्यान रखना है, सुरक्षा कहाँ है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके लेखक के अनुसार की बात करें। लेखक मलयज डायरी लेखन को सुरक्षित नहीं मानता है। लेखक इस बात से सहमत नहीं है कि यह हम यथार्थ से बचने के लिए डायरी लिखें और अपने कर्तव्य की इतिश्री समझें। यह तो वास्तविकता से मुंह मोड़ना हुआ। यह पलायन है, कायरता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम अपनी गलतियों, अपनी पराजय को डायरी लिखकर छिपा सकते हैं। यह एक छद्म आवरण की भांति होगा, जिसे रोशनी की एक लकीरें भी तोड़ सकता है। लेखक के अनुसार सुरक्षा इन चुनौतियों को जीने में है। जीवन के खट्टे स्वादों से बचने के लिए हम अपनी जीभ काट लें या यहाँ से जीभ जो है काट ले या यहाँ से यहाँ यहाँ मतलब यह कहाँ की चतुरता है, यह कहाँ की चतुरता है। इससे तो हम मोटे स्वाद से भी वंचित हो जाएंगे। सुरक्षा का टाइम का डटकर मुकाबला करने में है, अपने को बचाने में नहीं। लेखक डायरी को मुसीबतों से बिना लड़े प्लान किए जाने के रूप में देखता है, ये ध्यान रखना। वही बात करते हैं, डायरी के इन अंशों को लेखक जिस मूड का जिस मूड का अनुभव आपको होता है उसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो बात कर लेते हैं यहाँ प्रस्तुत डायरी जो है, प्रस्तुत पंक्ति लिखना है कि क्या प्रस्तुत डायरी हंसते हुए अकेलापन शीर्षक डायरी में लेखक के कई मूड हमें परिलक्षित होते दिखाई देते हैं। लेखक ने स्वयं डायरी लिखने के पूर्व कहा है डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल है, एक तटस्थ घोंसला नहीं। डायरी मेरे कर्म की साक्षी है, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। मलयज प्रकृति के प्रति अपनी भाव यानी कि भावना मूड डायरी के प्रति जो है मूड भावना यानी कि मूड डायरी के प्रथम अंश में ही प्रस्तुत करता है। पेड़ों की हरियाली के बीच अध सूखे पेड़ों का कटना, बाहर निकलने पर सफ़ेद रंग की कुहासे का सामना करना, ये सारी बातें स्पष्ट करती है कि एक कलाकारों के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो या खुद ठंडा हो, यानी कि खुद ठंडा हो। मलयज कभी कभी चित्रकार के मूड में दिखाई देते हैं। खेत और फसल की चर्चा करते हुए उन्होंने मानव जीवन के कई पहलुओं, बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, अकेलापन किया है। जिस प्रकार फसल उगते बढ़ते हैं, फलते हैं और पकते हैं, बाद में उनकी कटाई की जाती है, यह स्थिति मनुष्य की भी है। लेखक यहाँ कवि हृदय के मूड में दिखाई देते हैं। लेखक का मूड जीवन की यथार्थ अनुभूति का भी अनुभव करने से नहीं चूकता है। उनका कहना है कि रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। शीघ्र ही उनका मूड बदलता है,
वे लिखते हैं कि संसार में जुड़ाव एकात्मक कर्म है। रचना और भोग को वे एक दूसरे को पूरक मानते हैं। उनके अनुसार मन का डर बड़ा ही खतरनाक है। डरा व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। अतः निर्भय होना ही मनुष्य की प्रगति का कारण बनता है। इस प्रकार लेखक ने अपने कई मूडों का प्रदर्शन इस डायरी के अंश में किया है, जिसका अनुभव पाठकों में सहज ही होता है। ये ध्यान रखना। अब 11 नंबर की बात करें तो अर्थ स्पष्ट करें कि एक कलाकार के लिए निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो या खुद ठंडा हो। तो ये जो है ध्यान रखना है, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ध्यान में रखते हुए इसको रखना है। जितना भी व्याय लगाएं वो तो कन्फर्म याद करना है। तो लेखक मलियज ने अपनी डायरी में एक कलाकार की मनोदशा का चित्रण प्रस्तुत पंक्ति में की है। यह लेखक का कहना है कि कलाकार के लिए ज़रूरी है उसके दिल में आग हो, उसमें कुछ गुजरने की क्षमता हो। साथ ही एक कलाकार दिमाग से शांत प्रकृति का होता है। एक कलाकार के लिए ठंडे दिमाग का व्यक्ति होना अनिवार्य है। एक कलाकार का सही चित्रण लेखक ने यहाँ किया है, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा है। तो पढ़ा है, क्या लिखना है। चित्रकारी की किताब में लेखक ने यह रंग सिद्धांत पढ़ा है कि शौक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 11 जून 78 की डायरी से शब्द और अर्थ के संबंध में क्या प्रकाश पड़ता है, अपने शब्दों में लिखें। तो क्या करना है, शब्दों में लिख देते हैं। चलिए, लिखा हुआ है शब्द और उसके अर्थ की किसी भी रचना के मापदंड है। यदि शब्द अलग हैं, उनके भाव कुछ और तो यह लेखक का पांडित्य को दर्शाता है, परंतु समान पाठक लेखक की बात को नहीं समझ पाता है। डायरी में चूंकि लेखक अपने यथार्थ की बात लिखता है, इसलिए शब्दों और अर्थों में तटस्थता कम रहती है। इस कारण डायरी लिखना कठिन भी है। यदि अर्थ शब्द के साथ चलते हैं तब रचना समान उलझन की होती है, हालांकि उसका विस्तार सीमित होता है, जो रचना की उत्पत्ति का आज़ादी स्रोत है। यदि अर्थ और शब्द साथ साथ नहीं चलते हैं तो रचना एक उन्मुक्त आकाश की भांति हो जाता है, जिसमें पाठक उसे अपनी परिकल्पनाओं के अनुसार समझता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। रचना और दस्तावेजों में क्या फ़र्क है। लेखक दस्तावेजों को रचना के लिए कैसे ज़रूरी बताता है। तो ये भी आप वीवीआई की श्रेणी में रख सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम वीवीआई की श्रेणी में रखे हुए हैं, बाकी इसको हम बता देते हैं। आंसर की बात करें, दस्तावेज रचना के लिए ज़रूरी कच्चा माल है। दस्तावेज वे तथ्य हैं जिनके आधार पर किसी रचना का जन्म होता है। वे सारी घटनाएं, परिस्थितियों, हमारे जीवन का भोग अनुभव दस्तावेजों के घटक हैं, और रचना के कारक बिना दस्तावेजों की रचना का हमारे जीवन में कोई सरोकार ही नहीं। इसलिए रचना का कोई मूल नहीं है। इस तरह रचना के लिए दस्तावेज बहुत ज़रूरी है। रचना हमारी सोच की एक क्षितिज प्रदान करती है। ये एक माध्यम है उन परिस्थितियों से जूझने का। दस्तावेज परिस्थितियों, घटनाओं या अनुभव होती है, इसलिए उन्हें केवल परिष्कृत दिमागी ही पहचान पाता है। लेकिन यह बात रचना की रूप ले लेता है, तब यह जन के लिए हो जाता है, यानी कि लोगों के लिए। ध्यान रखें। आज का अंतिम क्वेश्चन है, लेखक अपने किस डर की बात करता है और इस डर की खासियत क्या है। अपने शब्दों में डायरी लिखना चाहिए, तो डायरी लिख दिया है। में 2 तरह के डर के परिजनों को खोने का है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं लेखक के बारे में। लेखक डायरी में 2 तरह के डर की बात करता है। पहला डर आर्थिक और दूसरा डर सामाजिक प्रतीक्षा का डर। लेखक अपने परिजनों को खोने का डर आर्थिक तंगी की वजह से बताने की बड़ी चतुराई से बीमारियों का सहारा लिया। वह कहता है कि मने अपने परिजनों के बीमार हो जाने की बात सोचकर भय से काँप उठता है। इलाज की व्यवस्था का डर उसे भयानक तनाव में ला देता है। दूसरे डर के लेखक चतुरतापूर्वक समाज में बढ़ते अपराधों का जिक्र किया है। वह कहता है कि यदि कोई परिजन संभावित घड़ी तक नहीं है तो मन जो है अनजानी अप्रिय आशंकाओं से घिर उठता है। इस डर की खासियत यह है कि मन की कमजोरियों को इस डर का कारक है। मन की कमजोरियों की ही सामाजिक और आर्थिक अपराधों की जड़ है। बस इतना ही है। आज का मेरा अकेलापन है,
यहाँ पे देख सकते हैं अकेलापन क्या है, कितना है, आप समझ सकते हैं अकेलापन के बारे में कैसे रचना क्या है। तो यही अंतिम क्वेश्चन था और हमारा टास्क रहा है कि अगले दिन जो हमको बना के दिखाना है, ये क्या क्या दिखाना है, SW में बना के लाना है। सबसे पहले लिखना है क्या है क्वेश्चन, चूँकि SW में होमवर्क दे देते हैं, इसको लिखना है। तो देखते हैं हम होमवर्क दे रहे हैं, तो हमारा SW यहाँ पे हम दे देते हैं, होमवर्क बना के आना है। हम मंडे को चेक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अघोष लिखना है। अघोष, अघोष का परिभाषा, घोष हुआ, घोष अघोष, अघोष हुआ घोष। उसके बाद क्या हुआ, अल्पप्राण, महाप्राण, प्राण, ठीक है, ये कर लेना है। और दूसरा क्या हुआ, अल्पप्राण घोष अघोष दे दिए। उसके बाद क्या है, वर्ण का उच्चारण स्थान, यानी कि वर्ण का, वर्णों का उच्चारण स्थान, ऐसे लिखना है, वर्णों का, वर्णों का उच्चारण स्थान, स्थान याद करके आना है। तो चलिए ये होमवर्क था। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में, एक ही वीडियो में जो है दोनों चीज़ें करेंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का तो निपटारा हो गया, अब चलेंगे ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव इसी में कर लेते हैं, सभी के लिए फ़ायदे हो जाएंगे। जो क्लास कर रहे हैं, आ रहे हैं ऑफलाइन में, वो भी ठीक है, या नहीं कर रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की ऑब्जेक्टिव की। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप सभी को पता ही है, मलयज साहब के द्वारा लिखी गई है। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दूसरा दिया है, मलयज की रचना नहीं है। तो मलयज की रचना कौन सी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, हंसते हुए मेरा अकेलापन लेखक कौन है, तो मलयज साहब है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अब मलयज की मन कौन सी रचना है, मलयज की कौन सी रचना है, हंसते हुए अकेलापन है। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट की, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, मलयज का जन्म आजमगढ़ में हुआ था, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी, कृषि मंत्रालय में, याद रखना है। वही बात कर लेते हैं, मलयज के पिता का नाम क्या था, मलयज के पिता का नाम त्रिलोकीनाथ था, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है, रचनात्मक कर्म के बिना। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, क्षय रोग से ग्रसित थे, याद रखना है। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, 7 से 8 साल थी। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था, तो बलभद्र ठाकुर था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा मलयज की आलोचना थी, आलोचनातीत कविता से साक्षात्कार। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, तो बात करते हैं ईंधन के लिए काटे जा रहे थे, जलाने ईंधन के लिए। कौन सी रचना मलयज की है, जख्म जख्म पर फूल। वही बात करें, मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी, 1971 में। मलयज की माँ का नाम क्या था, प्रभावती था। वही बात करें, मलयज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और हंसते हुए मेरा अकेलापन कहानी की बात करें, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में हो सकती है, ये ध्यान रखना है। वही बात करें, रचना और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, तो द्वंद्वात्मक है। वही बात करते, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज है। और मलयज का जन्म की बात करें तो ये कहाँ हुआ था, 1935 में हुआ था, यानी कि 1935 में हुआ था, ध्यान रखना है। और मलयज का मूल नाम क्या था, तो भरतजीत श्रीवास्तव था। जख्म पर धूल शीर्षक कविता के लिए किसकी रचना है, मलयज साहब की है। 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था, बालकृष्ण भट्ट को हुआ था, ये ध्यान रखना है। वही बात करता है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ छीनकर पूर्व फेंक दी थी, तो लेखक के पिताजी ने। और हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, तो यह एक विधा डायरी है एक तरह से, ये ध्यान रखना है। और आज का अंतिम सवाल है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह जो है कथन किसकी रचना है, तो बात किसका है, तो मलयज साहब की है, ये ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को के नीचे एक कमेंट करें, और अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दिल भेजें। तो इस तरह हम जो है
क्लास की श्रृंखला ज़रूर जारी रखेंगे आगे। और हम प्लान कर रहे हैं कि इंग्लिश का भी जो इसी तरह जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव भी आपको जो है इंग्लिश हिंदी में समझाते हुए, ट्रांसलेट करते हुए बताने का प्रयास करेंगे, और वो भी आपको जल्द ही मिलेंगे। तब तक हम जो है क्या है एक कमेंट करके ज़रूर बताएं किस तरह। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।